हेलो लर्नर्स। आज हम क्लास नाइन्थ की पॉलिटी का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। 2 पार्ट में ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और ये जो इसके नोट्स हैं आप इसको अपने कॉपी वगैरह पे लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके लिए। तो आज ये सीरीज़ जो क्लास नाइन्थ की ये आज शुरू होगी और जितनी जल्द हो सकेगी ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा चल रहा है और उसके बाद पॉलिटी आज शुरू कर दी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे जाके क्लास 9th 10th 11th 12th आगे तक का आप इस चीज़ में ज्वाइन रहें। तो अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ये पूरा चैप्टर जो है ये डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी क्यों हमें डेमोक्रेसी अपनानी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं और थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। हर चीज़ इस चैप्टर में बताया जाएगा। सबसे पहले डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है। What is democracy? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी जो है एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें रूलर्स जो हैं उनको इलेक्ट करते हैं। प्यूपल जो पब्लिक होती है वो अपने रूलर्स को इलेक्ट करती है। डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें रूलर्स कौन इलेक्ट करता है, हम लोग इलेक्ट करते हैं। जैसे इंडिया में ही हम बात कर लें कि अगर इलेक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर के या फिर प्रेसिडेंट के, जिसका वो प्रेसिडेंट का तो नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर या फिर एमएलए एमपी जिसका भी इलेक्शन होता है तो हम ही वोट देने जाते हैं, हम ही उनको इलेक्ट करते हैं। जो हमें हमारे लिए ठीक लगता है हम उसको वोट दे देते हैं, फिर वो वहाँ का एमपी एमएलए प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो इस तरीके से वर्क करती है डेमोक्रेसी। ये क्या है ना कि इसको जो पब्लिक होती है, पब्लिक इसको चूज़ करती है। जो इलेक्शन में जितने भी लोग जीत के आते हैं उसको डेमोक्रेसी में पब्लिक चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर देश में ही डेमोक्रेसी है। ऐसे ऐसे देश भी हैं, आज भी हैं, और ऐसे ऐसे देश पहले काफ़ी थे जो नॉन डेमोक्रेटिक थे। कैसे थे? नॉन डेमोक्रेटिक, जहाँ पे रूलर्स जो होते थे वो कोई पब्लिक का उनमें कोई रोल नहीं होता था। कोई राजा है, राजा का बेटा, इस तरीके से आज तक भी राजा महाराजा वाली प्रथा चलती आ रही थी। अब वो जैसे डिसीज़न ले रहे हैं पब्लिक को वो चीज़ माननी पड़ती थी, चाहे लोगों को वो पसंद हो ना पसंद हो। चाहे वो डिसीज़न ले रहे वो लोगों को पसंद आए, लोगों के फ़ायदे के लिए हो या फिर नुकसान के लिए, लोगों को आवाज़ मतलब उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते थे। उनके अगेंस्ट कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। ऐसी चीज़ ऐसे ऐसे देश भी हैं जहाँ पे आज तक ये फॉलो हो रहा है। जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे जो वहाँ का प्रेसिडेंट है किम जोंग यूंग, वो जो भी करेगा लोगों के नुकसान के लिए होता है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएगा तो उसको वो सज़ा के तौर पर मार देते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का आज भी चल रहा है, इस तरीके का वहाँ पे रूल चल रहा है जिसमें पब्लिक कोई भी चीज़ नहीं बोल सकती। जैसे कि म्यांमार का इसमें एग्जांपल दे रखा है। म्यांमार में जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट नहीं करते, पब्लिक उनको इलेक्ट नहीं करती, पीपल उनको इलेक्ट नहीं करती, खुद ही अपने आप बन के आ जाते हैं। और जितने भी म्यांमार में जो आर्मी वगैरह होती हैं वो सब रूलर्स के अंडर में होती हैं। अब रूलर जितने भी डिसीज़न लेगा चाहे वो पब्लिक के फ़ायदे में नहीं हो, लेकिन पब्लिक उसके खिलाफ़ नहीं बोल सकती, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस वजह से डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है देश की डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक के फ्रीडम्स के लिए, पब्लिक के राइट के लिए डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पिनोचेट नाम का एक डिक्टेटर था। चिली एक जगह है साउथ अमेरिका में। वो एक मोनार्क था। मोनार्क क्या होता है? मोनार्क भी उसको ही कहते हैं जो अपनी मर्ज़ी से वहाँ का रूलर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? मोनार्क बोलते हैं। तो पिनोचेट नाम का जो चिली में इसका एग्जाम्पल दे रखा है। चिली एक जगह है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे पिनोचेट नाम का एक मोनार्क था। तो ये भी एक तरीके से ये एग्जांपल ये है कि ये चिली भी एक टाइम पे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आती थी। आज के टाइम पे भी काफ़ी कंट्री हैं जो डेमोक्रेसी को नहीं फॉलो करती, लेकिन धीरे धीरे सब लोग स्विच कर रहे हैं डेमोक्रेसी की तरफ, और ये अच्छी बात भी है। फीचर्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के? लेकिन जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारे मन में क्या सवाल आते हैं भाई कि डेमोक्रेसी तो है, ठीक है, लेकिन कौन रूलर्स होंगे? कौन रूलर्स होंगे जो हमारे डेमोक्रेसी के थ्रू हमारे रूलर बनेंगे? हमें किस तरीके के इलेक्शन करने पड़ेंगे जो इलेक्शन डेमोक्रेसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें? तो वो इलेक्शन कैसे होंगे? कौन पीपल होंगे जो इलेक्शन के लिए खड़े होंगे? इलेक्शन के लिए जो खड़े होंगे वो कौन लोग होंगे जो इलेक्शन के लिए खड़े होंगे? इस तरीके के सवाल। और किस तरीके से पूरा सिस्टम चलेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम किस तरीके से चलेगा? ये ऐसे ऐसे सवाल क्या होते हैं कि हमारे माइंड में आते हैं जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अब डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स, अब हमें थोड़े थोड़े जो डेमोक्रेसी के फीचर्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला मेन फीचर है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स।
अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी डिसीज़न होंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो सारे जो इलेक्टेड लीडर्स होंगे, जो लोगों को पब्लिक ने पार्लियामेंट में यहाँ या फिर जिस भी देश की पार्लियामेंट का जो भी नाम हो, जैसे इंडिया में तो पार्लियामेंट है, कहीं पे कुछ अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो जितने भी लीडर्स इलेक्शन के थ्रू उस पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, सारे डिसीज़न कौन लेंगे? वही लोग लेंगे, पब्लिक के बिहाफ पे, पब्लिक के फ़ायदे के लिए, जिन लोगों को पब्लिक ने बिठाया है, इतनी पावर देकर एक लीडर के तौर पे बिठा रखा है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ तो हमने प्राइम मिनिस्टर को वोट दी, प्राइम मिनिस्टर हमारे कोई भी बन गए। अब वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइम मिनिस्टर बनते रहते हैं। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, अब वो जितने भी डिसीज़न लेंगे तो वो क्या डिसीज़न होंगे? पब्लिक के फ़ायदे के लिए होने चाहिए वो डिसीज़न। अगर कोई ऐसा लीडर बैठ जाता है जो जितने भी डिसीज़न ले रहा है पब्लिक के फ़ायदे के लिए नहीं है, तो डेमोक्रेसी क्या पावर देती है कि उस लीडर को अगले इलेक्शन में क्या करेगी? पब्लिक वोट नहीं देगी तो उसकी पावर चली जाएगी। तो इस वजह से एक लीडर के अंदर एक डर रहता है कि हमें पब्लिक के फ़ायदे के लिए ही सारे डिसीज़न लेने हैं। लेकिन अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक की बात करें, जहाँ पे पब्लिक के मर्ज़ी से कोई लीडर नहीं बैठा, वो क्या करेगा? कुछ भी करेगा, पब्लिक आवाज़ नहीं कर सकती। पब्लिक अगर कुछ कहेगी तो वो उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेगा और कुछ भी सज़ा दे सकता है। जैसे कि पाकिस्तान की हम एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का दें, पाकिस्तान में क्या हुआ था अक्टूबर 1999 में, वहाँ के जो आर्मी चीफ़ थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने एक मिलिट्री को ही सड़कों पे ला दिया। जो वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट उस टाइम पे चल रही थी, उसको अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट करा, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया। और उसके बाद क्या हुआ? वहाँ की जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और ख़ुद वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के। तो अब परवेज़ मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट तो बन गए, तो क्या वो पब्लिक ने इलेक्ट करे थे? पब्लिक की वोट के थ्रू आए थे वो प्रेसिडेंट बने थे? नहीं, वो अपनी ताकत के बल पे आए थे। तो इसका मतलब क्या? वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, जो पहले से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी उसको हटा दिया, अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुरू हो गई थी। अब 2002 में उन्होंने क्या अब 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम जारी करा जिसमें उन्होंने 5 ईयर एक्सटेंशन की बात की और साथ में उन्होंने ये बोला कि हम लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करेंगे। ये है ना बिल्कुल प्योर नॉन डेमोक्रेटिक, वहाँ पे जो एक गवर्नमेंट चल गई थी परवेज़ मुशर्रफ की, उसको उन्होंने थोड़ा सा लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए इलेक्शन की बात करी कि हम तो इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन हुए भी, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के इलेक्शन हुए, उसमें लीडर्स जो थे वो चुन कर आए, उनको थोड़ी थोड़ी सी पावर दे दी गई। लेकिन जो मेन पावर थी वो तो अब भी परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में थी, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। अब इस बात से क्या पता चलता है कि वो कंट्री अब डेमोक्रेटिक कंट्री थी। मतलब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद कुछ लोग वहाँ पे लीडर बने भी, जो वोट के दम पे लीडर बने, अब उनके पास थोड़ी पावर गई भी। तो अब क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं, वो कंट्री अब भी एक मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, क्योंकि जो उसका मेन पावर था, जो प्रेसिडेंट थे, वो अभी भी वोट के दम पे वहाँ पर नहीं आए थे। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, जितने भी लोग पावर में हैं, चाहे वो छोटे से पंचायत लेवल से लेकर लोकल डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट या फिर नेशनल लेवल, जितने भी मिनिस्टर, जितने भी पावर में जो लीडर्स हैं, वो सब क्या हैं, एक वोट हुई और वोट के दम पे वो वहाँ पर आए। बिना वोट के क्या है, कुछ भी वहाँ पर नहीं हो सकता। अब डेमोक्रेसी का एक और फीचर है कि जो इलेक्शन होंगे वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। मतलब कि कई सारी पार्टी होंगी, 1, 2 या 3 से ज़्यादा कितनी भी पार्टी हों, लेकिन एक पार्टी नहीं होगी। किसी के बीच में कंपटीशन तो होगा ही, किसी के बीच में कंपटीशन होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जैसे हम चाइना की बात करें, चाइना में एक ही पार्टी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब वही पार्टी है, उसमें ही कोई लोग इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है, हो जाएगा, उससे अप्रूवल ले लेगा, उसके बाद क्या होगा, वही पार्टी के लिए जितनी भी वोट मिलेंगी, लेकिन जीतना तो उसी पार्टी को है। अब क्या आपको ये सुन के लग रहा है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसमें एक ही पार्टी बस चलती आ रही है, दूसरी पार्टी को कोई जगह नहीं दे सकता? लेकिन डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि कितने भी लोग, कितनी भी पार्टी बनाई जा सकती हैं, लेकिन और किसी भी पार्टी, अगर पब्लिक को एक पार्टी पसंद नहीं आ रही, जैसे अभी 2014 तक कांग्रेस पार्टी जो थी वो लीड कर रही थी इंडिया में, कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। लेकिन 2014 में क्या हुआ, लोगों को कांग्रेस नहीं पसंद आने, अब बुरी लगने लगी, तो उन्होंने बीजेपी को मौका दिया। अब उसके बाद नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अब ये क्या हुआ कि दो पार्टी थी,
तो लोगों के पास ऑप्शन थे। अब दो से ज़्यादा भी पार्टी हैं, बीएसपी, अलग अलग पार्टियाँ हैं इंडिया में, लेकिन अगर इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी होती इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो लोगों को वो क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री लगती? नहीं लगती, क्योंकि उनके पास दूसरी पार्टी को वोट देने का मौका ही नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन नहीं हो रहा। कहाँ पे? चाइना में। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए, जिसमें कई सारी पार्टियों, सबके पास अपने अपने मौके हों वोट लेने के, और सबको एक बराबर मौका मिले भी। जैसे कि मेक्सिको की बात करें, मेक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली 1930 में। उसके बाद वहाँ पे हर 6 साल बाद इलेक्शन होने लगे, लेकिन 1930 से 2000 तक सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही थी, PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। बस एक ही पार्टी थी जो 2000 तक जीतती रही, मतलब लगभग 70 साल तक एक ही पार्टी पावर में है। दूसरी पार्टी वहाँ पे उठी भी, लेकिन उनको ऐसा कोई वोट ही नहीं मिले। तो एक ही पार्टी पावर में है, तो आपको ये लगता है कि डेमोक्रेसी है? नहीं, ये डेमोक्रेसी जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी इतने सालों तक पावर में है, तो दूसरी पार्टी को मौका नहीं मिल रहा, दूसरी पार्टी को वो बूस्ट नहीं मिला, एक ही पार्टी ओवरथ्रो कर दिया। डेमोक्रेसी में क्या है कि अगर एक पार्टी गलत भी है तो दूसरी पार्टी को उसी टाइम पे मौका मिल जाना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में अलग अलग पार्टी को अलग अलग टाइम पे मौका मिलता रहता है। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी का, वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या है? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का क्या मतलब है कि ऐसी कंट्री भी हैं जिसमें इक्वालिटी नहीं है, पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है। जैसे कि 2015 में सऊदी अरब जो एक कंट्री है, गल्फ़ कंट्री सऊदी अरब में, 2015 में वुमेन को वोट करने का राइट मिला। 2015 से पहले वुमेन को वोट करने का राइट सऊदी अरब में था ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट आ रही थी, वो सिर्फ मेल्स के दम पे ही आ रही थी, मतलब जो वहाँ के लोग थे, मतलब जो आदमी लोग थे, सिर्फ उनके दम पे ही आ रही थी। वुमेन का कोई राइट ही नहीं था अपनी सरकार चूज़ करने का। ऐसी ऐसी इनइक्वालिटी होती रहती हैं अलग अलग देश में। जैसे एस्टोनिया एक देश है एज मेड इट्स सिटीजनशिप्स रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन मिलिट्री फाउंड डिफिकल्ट। एस्टोनिया जो एक यूरोप का एक देश है, यूरोप के ईस्ट साइड में है, और जो रशिया का वेस्ट साइड है वो उसमें बिल्कुल ही मिल के रहता है। तो वहाँ पे क्या है ना, लोग इधर उधर के थोड़े से रशिया के एस्टोनिया में रह रहे हैं, एस्टोनिया के रशिया में रह रहे हैं। तो एस्टोनिया में क्या होता है कि जो रशियन लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वोट देने में, उनको बहुत मशक्क़त झेलनी पड़ती है अपनी सरकार चुनने में। अब फ़िजी एक देश की बात हो रही है, फ़िजी कहाँ पे? साउथ ईस्ट में जो ओशियनिया, जो बहुत सारे ओशियंस हैं ना, उसमें एक फ़िजी देश है। फ़िजी देश में बहुत सारे इंडियन लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे जो इंडिजीनस फ़िजी के लोग ही जो हैं वो भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पे मेजोरिटी किसकी है? इंडियन की है। अब वहाँ पे इंडियन की मेजोरिटी क्यों है? क्योंकि जब अंग्रेज़ ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में, तो काफ़ी लोगों को ब्रिटिशर्स शिप में भर भर के फ़िजी में ले गए थे काम करवाने, नौकर बनाने। लेकिन अब वहाँ पे जाके ब्रिटिशर्स ने उनको धोखा दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, उनको सैलरी नहीं दी और एक्स्ट्रा काम करवाए थे, तो वो लोग जंगल वगैरह में छुप के वहीं रहने लगे। और तो इस वजह से फ़िजी एक छोटा सा तो वैसी आइलैंड है, वहाँ पे इतने ज़्यादा इंडियन की तादाद हो गई कि जो फ़िजी के इंडिजीनस लोग हैं उनसे ज़्यादा वहाँ पे इंडियन रहने लग गए। तो वहाँ पे क्या है कि इंडियन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी जो वोट्स हैं वोट देने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फ़िजी जो वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उनको काफ़ी आसानी रहती है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेसी में वोट को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कहीं कोई कंट्री है कि वो वुमेंस को राइट नहीं दे रही वोट करने के लिए, कोई बूढ़े लोगों को राइट नहीं दे रहा, लेकिन डेमोक्रेसी क्या कहती है, हर इंसान की एक वोट, और हर इंसान को वोट देने का राइट है 18 साल से ऊपर, या फिर जो भी उस कंट्री की जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ने जो भी एज फिक्स कर रखी है उसके ऊपर, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे कितनी भी एज का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। कोई कंट्री में क्या होता है सिर्फ अमीर वोट देंगे, कोई कंट्री में क्या होता है सिर्फ पढ़े लिखे वोट देंगे। ऐसे से कोई सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी में हर कोई वोट देगा। ये एक फीचर है डेमोक्रेसी का। Rule of law and respect for rights. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980, and from then the country has been ruled by the party that led the freedom struggle, ZANU PF leader.
तो ये एक ज़ानू पीएफ, एक ज़िम्बाब्वे एक कंट्री है जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे इंडिया में वाइट लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे रूल कर रखा था, तो उनसे उनको 1980 में उनसे इंडिपेंडेंस उनको मिली। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद एक ही पार्टी वहाँ पे ज़ानू पीएफ के नाम से हर इलेक्शन को जीती थी। रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के रूलर थे जो इंडिपेंडेंस के बाद हर बार उसको जीते थे। इलेक्शंस हो रहे थे लेकिन वही जीत के प्रेसिडेंट, मुगाबे ही जीत के प्रेसिडेंट बन रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, इस पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू करा। उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस शुरू कर दी कि जो राइट और कोई उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई उनके खिलाफ बोल रहा है प्रेसिडेंट के, तो वो उसको सज़ा दे रहे हैं। टेलीविज़न और रेडियो पे कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। टेलीविज़न भी, रेडियो भी, मीडिया भी, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। तो इस वजह से वो सिर्फ उनकी तारीफ़ ही करते रहते थे, इस वजह से वो जीत भी रहे थे। उसके बाद न्यूज़पेपर वगैरह जितने भी थे वो सब उनके कंट्रोल में थे। तो उस वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना दिया। डेमोक्रेटिक को एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना दिया प्रेसिडेंट मुगाबे ने। तो डेमोक्रेसी में ये पावर नहीं मिलती। डेमोक्रेसी क्या करता है कि रूलर्स जो इलेक्टेड हैं वो इस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। अगर वो इस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो जुडिशरी उनके खिलाफ आवाज़ उठा के उनको, जो जज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उनको बाहर कर दे, उनकी जगह किसी और को उस पावर पे ला के खड़ा कर दे। तो एक इलेक्शन होते हैं जिसमें एक चॉइस मिलती है, फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है पीपल को, ताकि अगर कोई रूलर उनका गलत तरीके से वो गलत तरीके के डिसीजन ले रहा है या फिर उनके खिलाफ कुछ गलत कर रहा है, तो अगले इलेक्शन में पब्लिक क्या करती है, दूसरे इंसान को वोट देके उसको हटा देती है। डेमोक्रेसी में एक ही इंसान नहीं टिका रहता। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं एक इंसान पे काम करने को लेके। वो हद से ज़्यादा भी डिसीजंस पावर उसमें नहीं होती, हद से ज़्यादा पावर उसमें नहीं। अगला पार्ट है वाई डेमोक्रेसी, और ये इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ये अगली वीडियो में कंटिन्यू होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की चीज़ें आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच।